हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस से 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इसी साथ साथ प्रैक्टिस सेट जो करा रही हूँ 50 क्वेश्चन के, उसे भी जरूर देखें। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन करा रही हूँ वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उसे भी जरूर देखें क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। और बाकी 15 प्रैक्टिस सेट करा के फिर मैं न्यू प्रैक्टिस सेट कराना स्टार्ट कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता की परिभाषा नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति जिसे कानून द्वारा बाधित या सीमित न किया जा सके किसने दी है? अस्टिन ने, हॉब्स ने, ग्रेशियस ने या जीन बोदा ने? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जीन बोदा ने। ठीक है, तो जीन बोदा ने फ्रांस में राष्ट्रीय राजतंत्र का उदय होने पर जीन बोदा ने अपनी प्रसिद्ध की थी द रिपब्लिक, यानी राज व्यवस्था। ठीक है, द रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक यानी राज व्यवस्था। ठीक है, प्लेटो की भी है रिपब्लिक और ये द रिपब्लिक। और 1576 के अंतर्गत राज्य को परिवारों और उनकी मिलीजुली संपदा का ऐसा संगठन बताया जहां एक सर्वोच्च शक्ति और विवेक का शासन, ठीक है, चलता है। और उसने प्रभुसत्ता की यह परिभाषा दी, यह नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति का संकेत देती है जो कानून के बंधनों से नहीं बंधी होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन डी जीन बोदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोक प्रिय संप्रभुता रूसो, राजनीतिक संप्रभुता लॉक, विधिक संप्रभुता अस्टिन, ब्राहा संप्रभुता बेंथम। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विधिक संप्रभुता। ठीक है, देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा जॉन अस्टिन विधिक संप्रभुता। ये जो है मिलान सही इसका नहीं है। देखिए ग्रेशियस ने अपनी संप्रभुता की धारणा को अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित किया और बाहरी संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है और बाहरी संप्रभुता संपूर्ण होती है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये जॉन अस्टिन का ये नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सीमित उदारवादी सरकार का सिद्धांत किसने दिया? हॉब्स ने, रूसो ने, लॉक ने, प्लेटो ने? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जॉन लॉक। लॉक ने एक सीमित व उदार उत्तरदायी सरकार की कल्पना की थी। ठीक है, सीमित भी और उत्तरदायी सरकार की कल्पना की थी किसने? जॉन लॉक ने। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा चिंतक प्रजातंत्र का समर्थक नहीं है? प्लेटो, लॉक, रूसो, टीएच ग्रीन? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा प्लेटो। तो प्लेटो की जो पुस्तक थी रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक प्लेटो की जो पुस्तक थी उसमें लोकतंत्र की उसने कठोर आलोचना की है। ठीक है, और उसके मानस पर अपने गुरु सुकरात, प्लेटो का गुरु सुकरात था जिसे जहर का प्याला दिया गया था। और सुकरात को विष दिया गया था, जो सुकरात को विषापन कराने वाले एथेंस के लोकतंत्र का बुरा असर उस पर पड़ा था प्लेटो पर। ठीक है, और यूनानी लोकतंत्र के इस अन्यायी और निर्मम रूप से उसके हृदय की जो कोमल भावनाएं थी उसको झकझोर दिया था, इसलिए ये बिल्कुल भी लोकतंत्र को पसंद नहीं करता था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र के बाजार या प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धांत की वकालत किसने की? बैक्स वेबर, मोस्का, पैरेटो, मिचेल्स? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, जिस तरह अभिजात तंत्रियों को प्राचीन लोकतंत्र के प्रति संदेह था उसी तरह लोकतंत्र के सिद्धांतकारों को भी, जो अभिजात वर्गवादी हैं, उन पर भी उनको कम विश्वास था। ठीक है, दोनों एक दूसरे की जो गलतियां हैं त्रुटियां हैं उसका पूरा ज्ञान है दोनों को, विशेषताओं और त्रुटियों का। और अभिजात्यवादी अपनी व्यवहारिकता और गैर लोकतांत्रिक दोनों से ही भली भांति परिचित हैं। और इसी प्रकार लोकतंत्रवादी जो है वह भी खूब समझते हैं कि वह जनता के कितने सेवक हैं और कितने गैर व्यवहारिक हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इन दोनों के सम्मिलन से शासन की वह विधा जन्म लेती है जिसने अभिजातवादी लोकतंत्र या लोकतंत्री अभिजातवाद प्रतिस्पर्धात्मक,
ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र सिद्धांत अथवा आत्मनिर्णयकारी अभिजात तंत्र मैक्स वेबर के अनुसार, अथवा क्या, ठीक है, अथवा आत्म निर्णयकारी, ठीक है, आत्म निर्णयकारी अभिजात तंत्र कहा जा सकता है, ठीक है, अभिजात तंत्र कहा जा सकता है मैक्स वेबर के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश में दबाव समूह कम प्रभावी है? भारत, चीन, यूके, यूएसए। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में। चीन में जो दबाव समूह है उसका कम प्रभाव है, बाकी सभी देशों में जरूर प्रभाव है। हमारे इंडिया में भी है, यूके में भी है, यूएसए में भी दबाव समूह का प्रभाव है, ठीक है। देखिए, जैसे कि सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाएं हैं और जिनमें एक दल या एक नेता सभी नीतिगत निर्णय या सीमित और वह नियंत्रित अधिकार रखता है। ऐसी व्यवस्थाओं में निर्मल शक्ति जैसे आतंक के सहारे राजनीतिक प्रक्रिया जो है वह केवल एक ही केंद्र से संचालित होती है, अतः बाहर के किसी समूह की जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार का भूमिका का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। और साम्यवादी रूस में दलीय गुटों को पनपने की मनाही होने के साथ साथ जो साम्य रूस है, ठीक है, वहां पे और साथ ही कठोर सैनिक अनुशासन के अंतर्गत दल को कार्य करना होता है। रूस व चीन में सेनाएं एक महत्वपूर्ण दबाव समूह के रूप में उभर गई हैं, चीन में भी और रूस में भी, ठीक है। और 1966 की चीन की सांस्कृतिक क्रांति हुई थी, जो 1975 ईस्वी के चाउ एन लाई के देहांत के बाद प्रधानमंत्री के पद के लिए हुआ शक्ति संघर्ष, तथा 1976 में माओ से तुंग था उसकी मृत्यु के बाद, ठीक है। जैसे कि 1966 में कब हुई क्रांति हुई थी चीन में, और उसके बाद फिर 1975 में चाउ एन लाऊ था, चाउ एन लाऊ, ठीक है, चाउ एन लाऊ जो है वो था और उसका देहांत हुआ। फिर प्रधानमंत्री पद के लिए शक्ति संघर्ष हुआ और 1976 में माओ से तुंग, ठीक है, माओ से तुंग की मृत्यु के बाद यह संघर्ष स्पष्ट करता है कि साम्यवादी व्यवस्थाओं में भी दबाव समूह विद्यमान रहते हैं परंतु उतने सक्रिय नहीं होते हैं, यानी यहाँ पे हैं लेकिन उतने सक्रिय नहीं जितना कि और जगहों पे है, ठीक है। चलिए, नगर पंचायत से अपेक्षा की जाती है कि वे ग्रामों में अधिक अपराधों का निपटारा करेंगे, न्याय के क्षेत्र में ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, समझाकर विवाद जो है उनका निपटारा करेंगे, या छोटी दीवानी मुकदमे एवं अपराधों की सुनवाई करेंगे। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, छोटी दीवानी मुकदमे अपराधों की सुनवाई करेंगे, न्याय पंचायत से अपेक्षा की जाती है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों द्वारा प्रदत्त खानों के लाइसेंस प्राप्त राजस्व की प्राप्ति निर्धारित करने का अधिकार है? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, बिहार। और 8 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। तो छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को जो जनजातीय क्षेत्र है उनमें उनके प्रशासन को लागू होती है छठी अनुसूची। और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख जो है पैरा 20 में है, 20 में। और प्रत्येक जनजाति को क्षेत्र को स्वायत्त जिले के रूप में प्रशासित किया जाता है और ये जिले राज्य की जो कार्यपालिका है उसके अधीन होते हैं। और किंतु उनमें जिला परिषदें और प्रादेशिक परिषदें जो है बनाई जाती हैं, ठीक है। और जो कुछ विधायी और न्यायिक जो है कार्य करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, यह है कार्ल मार्क्स के अनुसार। कार्ल मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य का परिणाम है राज्य, गरीबों के शोषण का अस्थायी अभिकरण है राज्य एक वर्ग संगठन है जिसे विलुप्त होना पड़ेगा, या धनिक एवं शक्तिशाली के बीच एक सामाजिक समझौते का परिणाम है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीबों के शोषण का अस्थायी अभिकरण, क्योंकि शोषण का यंत्र मानते हैं राज्य को, मैंने कई बार बता लिया है आपको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और उसमें दास कैपिटल जो उसकी पुस्तक है, ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तक इसकी
दास कैपिटल। तो दास कैपिटल में लिखा है कि राज्य शासक वर्ग के हाथ में शासित वर्ग के लिए शोषण का अस्थायी अभिकरण है और राज्य का निर्माण ही किया गया वर्ग प्रभुत्व और निजी संपत्ति को बनाए रखने के लिए। कहता है कि राज्य का जो निर्माण हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि जो निजी संपत्ति है, निजी प्रभुत्व है, उसको बनाए रखने के लिए राज्य का निर्माण किया गया है। और मार्क्स मानता है कि सर्वहारा की क्रांति के बाद जो लोग हैं, मजदूर वर्ग है, उनकी क्रांति के बाद कुछ समय तक राज्य को बनाए रखा जाएगा ताकि सर्वहारा जो वर्ग है वो इसका प्रयोग बचे हुए जो बुजुर्गा या पूंजीपति वर्ग कह लीजिए को नष्ट करने के लिए कर सके। और स्पष्ट है कि राज्य की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी, ये कहता है। और जब समाज में वर्ग ही मिट जाएगा तो सिर्फ एक वर्ग बचेगा और वो होगा कौन सा वर्ग? इसके अनुसार श्रमिक वर्ग, जहां सब समान होंगे। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदारवादी विचारक है? जेएस मिल, थॉमस मोर, जॉर्ज सोरेल, ए आर ओरिज। और 10 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जेएस मिल उदारवादी विचारक है। ठीक है, जेएस मिल उदारवादी हैं, जॉर्ज सोरेल हैं जो ये श्रमिक संघवादी हैं, श्रमिक संघवादी। और थॉमस मूर जो हैं ये हैं काल्पनिक समाजवादी, काल्पनिक समाजवादी। और ये जो है ए आर ऑरेंज, ये है बहुलवादी विचारक। ठीक है, ये बहुलवादी है, बाकी जेएस मिल जो है उदारवादी विचारक है। नेक्स्ट है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं ई बारकर, लास्की, एच लासवेल, ए अपोदराई। राइट ऑप्शन हो जाएगा एच लास्की। तो लास्की अमेरिका के महान समाजवादी तथा बहुलवादी विचारक थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? कभी कभी यही पूछ लेता है कि कहाँ के थे। ये अमेरिका के थे और ये क्या थे? बहुलवादी, समाजवादी तथा बहुलवादी विचारक। ठीक है, समाजवादी बहुलवादी विचारक थे। और इन्होंने ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट है, एच जी सोरेल गिल्ड समाजवादी थे, श्रमिक संघवादी थे। तो अभी हमने भी पीछे बात की कि क्या थे वो। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, श्रमिक संघवादी थे एच जी सोरेल। नेक्स्ट है, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, राज्य से परे कुछ भी नहीं, सब कुछ राज्य के अंदर ही होना चाहिए। यानी राज्य के विरुद्ध भी कुछ भी नहीं है, राज्य से परे मतलब राज्य से हटके भी कुछ नहीं है और राज्य के अंदर भी कुछ नहीं है। राजनीतिक दर्शन किसका? हीगल का, मार्क्स का, मुसोलिनी का, माओ का। और राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मुसोलिनी का है। ठीक है, इटली का तानाशाह शासक मुसोलिनी। कहाँ का था? इटली का। जर्मनी का हिटलर, इटली का मुसोलिनी तानाशाह थे। और जिसने अंतरराष्ट्र भक्ति के सहारे जनता को अपने पक्ष में कर लिया था और हिटलर के साथ मिलकर द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें इसका मुख्य योगदान था। ठीक है, और हीगल के राज्य संबंधी विचारों से प्रभावित मुसोलिनी ने राज्य के लिए व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को कुचल दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। वैदेशिक नीति थिंक टैंक देश। तो फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट यूएसए, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस यूके, कार्नेगी एंडोमेंट टर्की, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज भारत। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? मिलान करना है। ये देश है और ये विदेश नीति, और मिलान करेंगे तो ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा टर्की। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? सी का 1 हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा, यूके। ठीक है, डी का 2 हो जाएगा। और राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी है। एक बार और अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। 15 क्वेश्चन है, पैनल ऑन यूनाइटेड नेशंस पीस ऑपरेशन का गठन तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा किया गया था और इसकी रिपोर्ट का नाम बताइए। क्या रिपोर्ट का नाम था? और इनकी रिपोर्ट का नाम था ब्राह्मी रिपोर्ट। ठीक है, तो पैनल ऑन यूनाइटेड नेशंस पीस ऑपरेशन का गठन तब सेक्रेटरी जनरल द्वारा किया और इसकी रिपोर्ट नाम का क्या था? ब्राह्मी रिपोर्ट नाम था इसका। ठीक है,
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है? सियाचिन विवाद, सरक्रीक विवाद, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद, दाहग्राम विवाद। और 16 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत पाकिस्तान के विवाद जो हैं सियाचिन विवाद है, सरक्रीक विवाद है और क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद है। और दाहग्राम विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित मुद्दा है। ठीक है, भारत के और किसके बीच? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के बीच। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के लिए रूल ऑफ लैप्स आवश्यक है? निर्धारित समिति, संसद, व्यय विभाग, सार्वजनिक लेखा समिति। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। देखिए, संसद की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका न कोई कर लगा सकती है, यानी टैक्स लगा सकती है, नहीं किसी टैक्स की उगाही कर सकती है। ठीक है, उगाही भी नहीं कर सकती है और न ही किसी प्रकार का व्यय भी कर सकती है, यानी व्यय भी, खर्च भी नहीं कर सकती है। इसीलिए बजट की स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, और संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से सरकार के खर्चों की भी जांच करती है। ठीक है, सरकार खर्चों की भी जांच करती है और उस पर नियंत्रण भी संसद रखती है। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, भारत के कार्यकारी मंत्रालय में डेस्क ऑफिसर सिस्टम के निम्नलिखित लाभ थे? मामलों का त्वरित निपटारा, दोहरे अभिलेख उपलब्ध थे, व्यय की न्यूनता, गुणात्मक सुधार। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। 1 मामलों का त्वरित निपटारा, 3 है व्यय की न्यूनता और 4 है गुणात्मक सुधार। ठीक है, ये चीजें आ जाएंगी डेस्क ऑफिसर सिस्टम के लाभ के अंतर्गत भारत के सरकारी मंत्रालयों में। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के लिए भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछता रहता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 315। 315 केंद्र और ये राज्यों के लिए भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत बनाए जाते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत यह कहा गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, तो 315 से लेके मुझे लग रहा है 18-19 तक आता है शायद। ठीक है, एक बात देख लीजिएगा। और इसमें सारा इसका कैसे मतलब पदस्थ कैसे किया जाए, इसका कैसे प्रक्रिया जो है सारी, वो सारी इसमें है। ठीक है, अनुच्छेदों में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। 20 क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। और सूची फर्स्ट है, अधिनियम एजेंसियां हैं, वर्ष अखिल भारतीय सेवा नियम, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारतीय दंड संहिता, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान। और हम मिलान करेंगे इनका, इधर वर्ष है दिए हुए जो है, तो सही कोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 1954। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ये हो जाएगा 1963। भारतीय दंड संहिता ये हो जाएगा 1960। और विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ये हो जाएगा 1941। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और प्लीज पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो एक लाइक एक कमेंट जरूर किया करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।